जयेश अनामिका की खूबसूरती के आगे बेबस होता जा रहा था। तभी अनामिका मुस्कुराते हुए जयेश के बिल्कुल करीब आ गई। फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, रोशनी को जितनी गौर से देखोगे, आंखों को उतनी ही दिक्कत होगी जयेश। अचानक ही जयेश के जहन को झटका सा लगा और वो होश में आते हुए बोला, ये ये सब क्या है? क्यों बुलाया आपने मुझे यहाँ? अनामिका ने बगल में रखी वाइन एक ग्लास में डाली और उसे जयेश को देते हुए कहा, 2 मिनट सब्र करो, आते हैं। अनामिका दूसरे कमरे में कपड़े पहनने चली गई और जयेश हाथ में वाइन का ग्लास पकड़े समझने की कोशिश कर रहा था कि अनामिका ने उसे यहाँ क्यों बुलाया है। कुछ देर बाद अनामिका एक झीना सा गाउन पहने वापस आई और जयेश के गले में हाथ डालकर बोली, अब हमसे क्या पर्दा, सब कुछ तो हो चुका है हमारे बीच। खैर, वो सरप्राइज दिखाते हैं जिसके लिए तुम्हें यहाँ बुलाया था। कहते हुए अनामिका ने टेबल पर रखी एक चाबी उठाई और उसे जयेश को देते हुए कहा, हमारे लॉकर की चाबी है जिसे हमने नए घर में लाकर रखा है। इसमें करोड़ों रुपए हैं जिसे तुम अपनी मर्जी से यूज कर सकते हो। तुम्हारा अकाउंट डीएक्टिवेट करवा कर हमने ये एहसास दिलाया है कि हम चाहे तो तुम्हें अमीर बना सकते हैं और चाहे तो गरीब। एक पल में सब कुछ खाली हो जाएगा। इस पर जयेश हकलाते हुए बोला, मतलब? जवाब में अनामिका ने कहा, तुम हमसे दूरी बना रहे थे, इसलिए ये करना जरूरी था। इस पैसे और नगर वधु की मूर्ति के बारे में किसी से कोई जिक्र मत करना, वरना अपनी बर्बादी के जिम्मेदार तुम खुद होंगे। एक तरफ अनामिका ने उसे करोड़ों रुपए के लॉकर की चाबी दे दी थी, तो वहीं दूसरी तरफ चेतावनी भी दी। फिर वो आहिस्ता से बेड पर बैठी और अपने गाउन की डोरी को ढीला करके लेटते हुए बोली, अब आ जाओ हमारे पास, हम इंतजार कर रहे हैं। अनामिका की बात सुनकर जयेश के मन का डर सच हो चुका था। आखिर वो ये सब कैसे कर सकता था? अगले ही पल जयेश वहां से उठते हुए बोला, ये आप कैसी हरकत कर रही हैं? पहले जो हुआ था वो अनजाने में हुआ, अब मैं ये नहीं कर सकता। इतना कहकर जयेश वहां से जाने लगा तो अनामिका की आवाज आई, सोच लो, अगर तुमने ये नहीं किया तो जो इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगे हैं उसे हटाना मुश्किल हो जाएगा। जयेश हैरान होकर सोचने लगा कि अनामिका को ऑफिस में हुए कांड के बारे में कैसे पता चला। तभी अचानक ही उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर देखा तो जनरल मैनेजर अधीर का कॉल था। कल तक पैसों का इंतजाम कर लो जयेश, वरना हमें दूसरा रास्ता अपनाना होगा। ये बात ऊपर तक पहुंच गई है, इसलिए बैंक सबसे पहले तुम्हारा घर सील करेगी जयेश। इतना कहकर अधीर ने फोन काट दिया। तभी अनामिका ने जयेश की तरफ देख कर कहा, उस लॉकर में करोड़ों रुपए हैं जयेश, जरा फिर से सोच लो। जयेश ने मजबूरी में एक नजर अनामिका की तरफ देखा और अपने आप पर गुस्साते हुए दरवाजा बंद कर दिया। अगले ही पल कमरे की बत्तियां बुझ गई और कमरे के अंदर अनामिका के खिलखिलाने की आवाज गूंज उठी। अगली सुबह जब जयेश उठा तो उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और अनामिका वहां से गायब थी। ये देखकर जयेश को अजीब सा लगा। फिर कुछ सोचते हुए वो जल्दी से अपने कपड़े पहनने लगा। तभी उसे बगल की टेबल पर एक बॉक्स रखा हुआ दिखा। उसने जल्दबाजी में उसे खोला तो अंदर एक लेटर रखा हुआ था जिस पर लिखा था, गुड मॉर्निंग जयेश, लॉकर की चाबी तो तुम्हें दे ही चुके हैं, अब एक नंबर भी दे रहे हैं, जब भी किसी प्रॉब्लम में हो तो इस पर कॉल कर लेना। नंबर देखते ही जयेश ने उस पर फोन मिला दिया। फोन उठते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, एडवोकेट प्रशांत बात कर रहा हूँ जयेश सर, अनामिका जी ने आपके बारे में बताया था, बोलिए क्या मदद कर सकता हूँ? जयेश थोड़ा सोचकर बोला, ओह, मतलब सही जगह फोन लगा है, आप मेरी कैसी मदद कर सकते हैं? दूसरी तरफ से कहा गया, फिलहाल ऑफिस में लगा हुआ आपके ऊपर इल्जाम हट जाएगा, मैं अधीर से बात कर लूंगा, अब मैं रखता हूँ। इतना कहकर फोन काट दिया गया। जयेश हैरानी से फोन की तरफ देखता रह गया। कुछ देर बाद इन सब के बारे में सोचते हुए वो अपने नए घर में पहुंचा तो सच में वहां उसे एक लॉकर मिला
जिसमें करोड़ों रुपए थे। जयेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन रुपयों को सही से रखकर वो खुशी खुशी ऑफिस जाने के लिए बाहर निकला तो कुछ पन्ने उसकी जेब से निकलकर बाहर गिर गए। ये वही नगर वधू की किताब के पन्ने थे जो जयेश को अनामिका के घर से मिले थे। ओह, ऑफिस में हुए कांड के बाद इसे तो मैं पढ़ना ही भूल गया था। देखो तो क्या लिखा है इसमें। इतना कहकर जयेश उन पन्नों को पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो उसे पढ़ता जा रहा था, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी होती जा रही थी। पल भर में ही उसके माथे से पसीना झलकने लगा और आखिर में हैरानी से उसके मुंह से निकला, नहीं, नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरी कहानी है, मेरी और अनामिका की कहानी। लेकिन इतनी पुरानी किताब में ये चक्कर क्या है? जयेश की जिंदगी में एक साथ इतनी उलझनें आ चुकी थी कि जितना वो उसे सुलझाने की कोशिश करता था, उतना ही उसमें उलझता जा रहा था। बहुत सोचने के बाद भी जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने उस किताब को अलमारी में एक जगह रख दिया और बाहर निकलकर बोला, आज नहीं तो कल मैं इस नगर वधू के रहस्य को सुलझाकर ही रहूंगा। लेकिन अभी मुझे हर हाल में ऑफिस जाना होगा। आखिर अपने ऊपर लगा इल्जाम भी तो हटाना है। ये सोचते हुए जयेश घर के बाहर निकला ही था कि तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो एक हाथ में स्टिक लिए, आंखों में काला चश्मा लगाए, बिल्कुल सीध में चलता जा रहा था। उसे देखते ही जयेश पहचान गया कि ये वही अंधा आदमी है जो अनामिका के कहने पर उसे कार की चाबी देने आया था। जयेश ने उसे आवाज देकर कहा, अरे सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जैसे उस अंधे ने जयेश की आवाज सुनी तो अचानक ही उसकी चाल तेज हो गई। जयेश भी तेजी से चलते हुए उसका पीछा करने लगा। वो चलते हुए बोला, आज कहाँ भाग कर जाएगा ये? सच तो मैं जानकर ही रहूंगा। जयेश ने उसे फिर से आवाज लगाई मगर उसकी रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। कुछ दूर चलकर वो आदमी एक पुराने खंडर से दिखने वाले सिनेमा हॉल में घुस गया जिसके ऊपर लिखा था रंगीला टॉकीज। उसे देखते ही जयेश चौंकते हुए बोला, ये इस टॉकीज के अंदर क्या करने जा रहा है जो 50 साल से बंद पड़ा है? इसके बारे में तो कई अफवाहें भी हैं। खास तौर पे उस घटना के बाद से तो यहाँ कोई नहीं आता। फिर ये अंधा आदमी? कुछ सोचकर जयेश का दिल घबरा रहा था, लेकिन फिर उसने फैसला कर लिया कि अनामिका की गुत्थी को तो वो सुलझा कर ही रहेगा और इसके लिए उसे हर हाल में अंदर जाना ही था। अगले ही पल जयेश उसका पीछा करते हुए अंदर चला गया, मगर अब वो आदमी अंदर ही अंधेरे में जाकर कहीं गायब हो चुका था। जयेश हैरानी से उसे चारों तरफ ढूंढते हुए चिल्लाया, सुनिए, आप जो भी हैं, मैंने आपको अंदर आते हुए देखा है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मगर कहीं से भी कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर में जयेश अंदर की तरफ बढ़ता चला गया। तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे से कोई भागकर दूसरी तरफ गया है। उसने पलटकर पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। जयेश फिर से चिल्लाया, कौन है? देखो, तुम जो कोई भी हो, मुझे बस तुमसे बात करनी है, प्लीज सामने आओ। लेकिन जब फिर भी कोई जवाब नहीं मिला तो वो दूसरी तरफ बढ़ा। जैसे ही जयेश एक बड़े से हॉल में पहुंचा तो उसकी नजर वहां लगी कुर्सियों पर पड़ी जो बुरी तरह से जली हुई थी और सामने थिएटर का पर्दा था जो सालों पुराना होकर धूल मिट्टी से जमा हुआ था। जयेश इन सबको देखते हुए बोला, ये सब 50 साल पहले हुई उस अजीब सी घटना का नतीजा लगता है। लेकिन वो अंधा आदमी यहाँ आकर कहाँ गायब हो गया? जयेश ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक ही पर्दे पर तेज रोशनी हुई जिससे वो घबराकर पीछे की तरफ हटा। अचानक ही पर्दे पर कोई वीडियो चलने लगा जिसे देखते ही जयेश चिल्लाया, ये चल कैसे सकता है? कौन है यहाँ और क्यों कर रहे हो ये मेरे साथ? इतना कहकर जयेश ने जैसे ही अपने आसपास देखा तो वो बुरी तरह से चौंक गया क्योंकि जो कुर्सियां अभी तक खाली थी उस पर अचानक अब कई सारे लोग बैठे हुए थे। उन्हें देखकर जयेश डरते हुए बोला, ये सब क्या हो रहा है? आप लोग कौन हैं? अभी तो ये सब खाली खाली सा था। लेकिन चेयर पर जितने भी लोग बैठे थे उन सबके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना ही जयेश की बातों का उन पर कोई असर पड़ा। वे तो बस पर्दे की तरफ देखे जा रहे थे जिस पर कोई वीडियो चलने वाली थी। जब जयेश से रहा नहीं गया तो वो एक आदमी को पकड़कर झिंझोड़ते हुए चिल्लाया, कोई मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा? आखिर कौन हो आप लोग?
और अचानक ही जयेश को एहसास हुआ कि वो किसी आदमी को नहीं बल्कि एक चेयर को पकड़कर झिंझोड़े जा रहा था। उसने आसपास देखा तो अब फिर से सभी कुर्सियां पूरी तरह से खाली थी। जयेश डर के मारे एक झटके से पीछे हटते हुए बोला, नहीं, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कहाँ गए सारे लोग? और ये वीडियो इतने पुराने खंडर जैसे थिएटर में ये कैसे चल सकता है? कहते हुए जैसे ही जयेश ने पर्दे की तरफ देखा तो उस पर एक वीडियो शुरू हो चुकी थी। जब ही उसने वीडियो देखा तब उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसके मुंह से निकला, ये आखिर कैसे हो सकता है? ये तो मैं हूँ। मैंने तो आज तक ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया, फिर मैं इसमें कैसे दिख सकता हूँ? आखिर क्या है इस थिएटर का रहस्य? कैसे आया जयेश इस वीडियो में? कौन है वो अंधा जिसका पीछा करते हुए जयेश यहाँ तक पहुँचा? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम मैप पर।